हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू टर्म क्लासेस चैनल। दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से टर्म क्लासेस चैनल के इस मंच पर, इस चैनल पर आज की वीडियो में सभी का स्वागत है। दोस्तों, हर रोज की भांति हम आज भी एक नए टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं। हमारा जो आज का विषय है वो एक नया, हटकर और पहली बार आप इस विषय के बारे में इतना विस्तार से और इतनी सरल भाषा में जानेंगे और साथ में वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो कि एमसीक्यूज है, मीडिया के हर एग्जाम में आने लायक, उसके बारे में भी जानेंगे। दोस्तों, यह आज का जो विषय है ना, वो आईएएस, आरपीएस, आईआरएस सभी तरह की अधीनस्थ भारतीय सेवा अधीनस्थ परीक्षाओं के लिए प्लस राज्य कर्मचारी आयोग के तहत हर किसी के लिए जरूरी है। और उसका नाम है, आज का जो टॉपिक है हमारा, आज का जो विषय है वह है भारतीय प्रेस परिषद, पीसीआई, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया। दोस्तों, पहले तो मैं बता दूं आपको कि हमारे देश के अंदर जो कानून, जो नियम पत्रकारों के लिए या पत्रकारिता के लिए बनाए जाते हैं वो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, भारतीय प्रेस परिषद द्वारा ही बनाए जाते हैं। पहली बात तो ये महत्वपूर्ण बात होगी, है ना। उसके बाद बात आती है कि विश्व में, देखिए, पहला महत्वपूर्ण क्वेश्चन और महत्वपूर्ण जानकारी यहीं से स्टार्ट हो जाती है। प्रेस परिषद की जब बात करते हैं तो बात आती है कि प्रेस परिषद विश्व में सबसे पहले कौन से देश में और कब आया। तो दोस्तों, मैं बता दूं, सबसे पहले प्रेस परिषद का गठन विश्व के एक छोटे से देश स्वीडन में हुआ और 1916 में हुआ, 1916 में हुआ, जिसका गठन एक स्वयंसेवी संगठन के रूप में हुआ। दोस्तों, वहां की जो पत्रकारिता है, जो वहां का जो मीडिया है, वो सारा का सारा किसके द्वारा नियमित और अधिनियमित होता है? पीसी के द्वारा होता है, प्रेस काउंसिल के द्वारा होता है, प्रेस परिषद द्वारा होता है। प्रेस परिषद वह शक्ति है जो कि किसी भी देश में, किसी भी स्वतंत्र लोकतंत्र के अंदर मीडिया और प्रेस के लिए नियम कानून बनाती है और उसमें प्रतिबंध लगाने का कार्य भी करती है। उसकी कई शक्तियां भी है, कई कार्य भी है, कई उद्देश्य भी है और कई नियम भी है। और उसकी स्थापना कब हुई, उसका संगठन क्या है, हम उसको पूरा आज के इस विषय में जानने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बता दूं, भारत में प्रेस काउंसिल की स्थापना कब हुई। भारत में भारतीय प्रेस परिषद की स्थापना 4 जनवरी 1966 को हुई। सर्वप्रथम, दोस्तों, अलग अलग क्वेश्चन है दो। पहली जानकारी है कि भारत में सर्वप्रथम प्रेस परिषद की स्थापना कब हुई, 4 जनवरी 1966। लेकिन इसकी पुनर्स्थापना भारतीय प्रेस अधिनियम 1978 के तहत 1979 में होती है। दोस्तों, ये पुनर्गठन का क्या है, पुनर्स्थापना क्यों हुई? क्या आप अंदाज लगा सकते हैं इसके पीछे क्या रीजन रहा हो सकता है? तो दोस्तों, मैं बात करूंगा इस रीजन का। दोस्तों, रीजन था 1 जनवरी 1976 को भारत के दुर्भाग्य की। और वो दुर्भाग्य क्या था पता है आप? भारत में आपातकाल की घोषणा। और उस समय माननीय प्रधानमंत्री कौन थे पता है आपको? आयरन लेडी इंदिरा गांधी, जिसने प्रेस के लिए एक बार फिर से लॉर्ड कैनिंग बनकर गला घोंटू कानून स्थापित करने के लाने की कोशिश की और भारतीय प्रेस परिषद को हमेशा हमेशा के लिए बंद करने की कोशिश करती थी। दोस्तों, जो भारतीय प्रेस परिषद 1966 में 4 जनवरी 1966 को प्रथम प्रेस आयोग की अनुशंसा पर गठित हुआ, वही एक प्रधानमंत्री ने, जो चौथा स्तंभ है देश का प्रेस, उसको कुंठित करने के लिए भारतीय प्रेस परिषद को गला घोंटने के लिए मजबूर कर दिया।
उसे इस तरह से प्रतिबंधित किया कि उसके हाथ हमेशा हमेशा के लिए काट देने की मंशा की गई। लेकिन ये कलम कब रुकी है, ये कलम कब झुकी है? जब भी मिली है इसको रोशनी, तब तब ये मुखरित हुई है। तो दोस्तों 1978 एक उज्जवल रोशनी लेके आया भारतीय प्रेस के लिए, और भारतीय प्रेस परिषद अधिनियम 1978 बना, और जिसके तहत 1979 को एक बार फिर से भारतीय प्रेस अधिनियम के तहत, प्रेस परिषद अधिनियम के तहत भारतीय प्रेस परिषद का जन्म होता है, पुनर्जन्म होता है। अब ये तो बात हुई हिस्ट्री की कि क्या है भारतीय प्रेस परिषद और इसके इतिहास में कौन कौन से पड़ाव आए, कहां कहां इसके लिए समस्याएं खड़ी हुई, वो हमने जाना। लेकिन दोस्तों समस्याएं आई और उनसे जूझ कर ये निकल भी गई, और एक उज्जवल किरणों का सूर्य भी उदित हुआ 1979 में। लेकिन इसको उज्जवल करने के लिए संगठन का निर्माण जरूरी होती है। किसी भी संगठन के लिए एक उसके सदस्यों का, उसके अध्यक्ष का, या उसके संगठन का जो स्वरूप होता है उनका होना जरूरी है, और वो स्वरूप है एक अध्यक्ष और 28 क्या होते हैं, सदस्य होते हैं। 28 सदस्य और एक अध्यक्ष, याद रखिएगा, क्योंकि ये रूपरेखा आपको वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन के बारे में भी पूछी जा सकती है। तो हम इसके बारे में जानेंगे कि क्या क्या चीजें हैं। संगठन कैसा है, तो संगठन में बता देता हूं, यह एक कॉर्पोरेट निकाय है, अर्ध न्यायिक संस्था है। अर्ध न्यायिक संस्था क्यों, आप बता सकते हैं? देखिए अंदाज लगाओगे ना थोड़ा सा तो इसके करीब पहुंचा जा सकता है। देखिए अर्ध न्यायिक संस्था क्यों है, क्योंकि इसका जो अध्यक्ष होता है ना, वो कौन होता है पता है? उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश इसका अध्यक्ष होता है दोस्तों, राइट। इसलिए क्या है, अर्ध न्यायिक निकाय या संस्था है। इसमें एक अध्यक्ष और 28 सदस्य होते हैं, राइट। उसके बाद इसके अध्यक्ष भारत के सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश होते हैं। इसके अलावा अध्यक्ष का नामांकन कैसे किया जाता है? अध्यक्ष अपने आप नहीं बन सकता, हर कोई व्यक्ति है वो अध्यक्ष के लिए अपना नामांकन नहीं कर सकता। हर कोई सर्वोच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश इसके लिए नामांकन नहीं कर सकता, तो कौन कर सकता है? तो दोस्तों जानते हैं हम इसके बारे में, राज्यसभा का अध्यक्ष, लोकसभा के स्पीकर और परिषद के 28 सदस्यों से चुना गया व्यक्ति ही अनुशंसा करता है। इन तीनों की मिलाकर एक कमेटी बनती है, और वही उस व्यक्ति के नाम की अनुशंसा करते हैं, और चुनाव किया जाता है उसके द्वारा ही, राइट। उसका नामांकन किया जाता है इस संस्था के द्वारा कि कौन है वो नामांकन भरेगा, कौन है वो बनाया जाएगा, राइट। उसके अलावा 28 सदस्य होते हैं, हमने बात की। अब ये 28 सदस्य कौन कौन होते हैं इसके बारे में जानना जरूरी है। अध्यक्ष एक और सदस्य कितने हैं? 28, 28। तो 28 सदस्य जो कौन कौन होते हैं, देखिए 13 श्रमजीवी पत्रकार होते हैं, वर्किंग जर्नलिस्ट होते हैं। कितने? 30। पूछा जा सकता है दोस्तों कि भारतीय प्रेस परिषद में 28 सदस्यों में से श्रमजीवी पत्रकार कितने होते हैं? तो कितने होंगे? 13 श्रमजीवी पत्रकार होंगे, उनके प्रतिनिधि होंगे, ठीक है। उसके बाद उनमें से भी विभाजन है, 6 तो समाचार पत्रों के संपादक, कितने? 6, और 7 संपादकों से भिन्न श्रमजीवी पत्रकार होते हैं, राइट। उसके बाद 6 ऐसे सदस्य होते हैं जो समाचार पत्रों के मालिक होते हैं। इन जो 7 में से बचे हुए हैं ना, उनमें से 6 तो ऐसे सदस्य होते हैं जो समाचार पत्र के मालिक होते हैं, लेकिन इनमें भी क्लासिफिकेशन है। 2 समाचार पत्र बड़े होंगे, 2 मझोले होंगे और 2 छोटे होंगे। लघु समाचार पत्र 2, 4, 6 समाचार पत्र के संपादक या उनके मालिक जो है वो चुने जाएंगे। उसके बाद जो एक बचा वो कौन होगा? समाचार पत्र नहीं,
समाचार पत्र नहीं, समाचार समिति का मेंबर होगा। समाचार समिति का जो एक मेंबर है उसका चयन किया जाएगा और उसी को वहां पे लिया जाएगा। यह चीज आती है इसके 23 लोगों में से। उसके बाद 5 सदस्य, 13 तो ये हो गए, 5 सदस्य कौन होंगे? जो संसद के दोनों सदनों के प्रतिनिधि होंगे, दोनों सदनों के प्रतिनिधि, ठीक है। उसके बाद 3 सदस्यों का नामांकन तो लोकसभा स्पीकर द्वारा किया जाएगा। 3 सदस्य किसके द्वारा? लोकसभा स्पीकर द्वारा। 2 सदस्यों का नामांकन राज्यसभा के अध्यक्ष या सभापति द्वारा, जो कि पाठकों की रुचि का प्रतिनिधित्व करेंगे। यह माना जाता है कि ये सदस्य पाठकों की भावनाओं का ध्यान में रखकर उन्हीं के अनुसार कार्य करने के लिए कोशिश करेंगे। उसके अलावा 3 सदस्यों का नामांकन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, भारतीय विधिक परिषद और साहित्य अकादमी द्वारा किया जाता है। जो बाकी 3 बचे ना, उनका क्या होता है, कैसे होता है? विश्वविद्यालय अनुदान आयोग कौन सा? यूजीसी, एक भारतीय विधिज्ञ परिषद और एक कौन सा होता है? साहित्यिक अकादमी। इन तीनों का होता है जो कि क्रमशः शिक्षा, विधि और साहित्य क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं और सदस्य 3 साल की अवधि के लिए। दोस्तों यह महत्वपूर्ण क्वेश्चन होता है। यह हमने जान लिया कितने अध्यक्ष होते हैं? 1 अध्यक्ष होता है, मतलब एक मुखिया होता है, चेयरमैन होता है, लेकिन सदस्य कितने होते हैं? 28 होते हैं, राइट। लेकिन यह सवाल बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 3 साल का। एक महत्वपूर्ण सवाल और इसी में आ जाता है इस संगठन में कि कोई भी सेवानिवृत्त सदस्य कितनी बार पुनर्नामांकन कर सकता है? मतलब पुनः चयन के लिए 2 बार, अधिक से अधिक 2 बार के लिए कर सकता है और 2 बार बन सकता है सदस्य, इससे ज्यादा बार नहीं। 3 वर्ष की समयावधि होती है कार्यकाल की और 2 बार से ज्यादा नामांकन नहीं कर सकता, राइट। ये तो हो गया संगठन चार्ट। आशा है आपको संगठन चार्ट की रूपरेखा समझ में आ गई होगी और यही संगठन चार्ट आपको प्रैक्टिकल रूप में वीडियो के अंत में भी दिया जाएगा, जिसे कि आप प्रैक्टिकल रूप में जान सके कौन कौन क्या होते हैं, राइट। इसके आगे हम देखते हैं स्थापना का मूल उद्देश्य क्या है। दोस्तों कोई भी हम कार्य करते हैं, कोई भी हम जिम्मा उठाते हैं, कोई भी हम जोखिम उठाते हैं, कोई भी हम कार्य करते हैं तो उसका एक उद्देश्य जरूर होता है। बिना उद्देश्य की मंजिल की ओर कदम उठाना मुश्किल होता है। हमें पता ही नहीं है कौन सी राह में जाना है, तो हमारा उद्देश्य क्या है? तो हमारे पास न तो स्रोत होगा, न हमारे पास उसके अनुरूप रेखा होगी। रूपरेखा कैसे होगी जब उद्देश्य नहीं है? तो प्रेस परिषद का मूल उद्देश्य क्या, मैं बता देता हूं दोस्तों। इसका मूल उद्देश्य अधिनियम की धारा 13। अब देखिए एक सवाल और हो गया कि भारतीय प्रेस परिषद का उद्देश्य किस अधिनियम की कौन सी धारा के तहत है? अधिनियम की धारा 13 के द्वारा उल्लेखानुसार भारतीय परिषद का मूल उद्देश्य भारत में समाचार पत्रों और समाचार समितियों के स्तर को बनाए रखना और उनमें सुधार करके प्रेस की स्वतंत्रता को सुनिश्चित रखना है। दोस्तों कई बार क्या होता है, कई बार ऐसी समस्याएं आती है जब भारतीय प्रेस परिषद का मानक या मापदंड या मानदंड गिरता है, चाहे किसी वजह से हो, चाहे वो पेड न्यूज क्यों ना हो, चाहे वह मानकों का स्तर गिरने की बात क्यों ना हो, लेकिन वो गिर जाता है और हम उस इंडेक्स में आ जाते हैं जिसमें नहीं आना चाहिए। देखिए हम बात करते हैं प्रेस फ्रीडम की, लेकिन प्रेस फ्रीडम की बात करते समय यह भी ध्यान रखने योग्य है कि प्रेस को भी अपनी सीमाएं तय करनी होगी, नहीं तो मानक स्तर गिरता नजर आएगा, गिरता चला जाएगा। दोस्तों स्वीडन में भी स्वतंत्र है प्रेस, लेकिन वहां पे मानक सबसे उच्च है। उनकी जो प्रेस है ना, उनकी मानक सबसे ऊपर है, उनकी जो मापदंड सबसे ऊपर है। प्रेस की जो स्वतंत्रता है, लेकिन वो उच्छृंखल नहीं है, वो लीग से हटकर नहीं है। उसके लिए सीमाएं निर्धारित करने की जरूरी नहीं है, क्योंकि उनकी सीमाएं खुद उनको पता है कि क्या है हमारी सीमा। यही भारतीय प्रेस परिषद द्वारा बाय रूल किया जाता है, क्योंकि हमारे पत्रकार कई बार दिग्भ्रमित हो जाते हैं, दिशा भ्रमित हो जाते हैं, जिसे पेड न्यूज का शब्द दिया गया है। न्यायमूर्ति मार्कंडेय काटजू, पूर्व अध्यक्ष
ने पेड न्यूज के बारे में बहुत बड़ी वकालत की इसकी, कि पेड न्यूज नहीं होना चाहिए, पेड न्यूज से देश को ये नुकसान है, वो नुकसान है, ऐसा हो सकता है, वो हो सकता है। इसके बारे में उन्होंने काफी नियम बनाए, काफी कानून बनाए कि पेड न्यूज क्यों नहीं होनी चाहिए। दोस्तों ये है उनके, इसका मेन उद्देश्य यही है प्रेस परिषद का, कि उनके मानक या स्तर को बनाए रखना और उसमें यदि सुधार करने की गुंजाइश है तो सुधार करते हुए उनकी जो स्थिति है उसको सुरक्षित है, सुरक्षित रखना। बाहर के जो आक्रमण है उससे भी सुरक्षित करने की कोशिश पीसीआई करती है, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, भारतीय प्रेस परिषद करती है दोस्तों। अब बात आती है परिषद के कार्य क्या है। उद्देश्य तो पता हो गया, अब उद्देश्य को प्राप्ति के लिए कार्य क्या किए जाएंगे, क्या कार्य किए जाएंगे, क्या फंक्शन होंगे जो कि उसे उद्देश्य की दिशा में अग्रसर करेंगे। तो दोस्तों मैं बता देता हूं, पहला कार्य है किसी भी संभावित सूचना पर नजर रखना। क्या करना, यह परिषद क्या करती है, किसी भी ऐसी संभावित सूचना पर नजर रखती है जो कि सूचना या समाचार के मुक्त प्रवाह को प्रतिबंधित करती है। अब सवाल वही आ गया, उद्देश्य क्या है इसका, स्तर को बनाए रखना, लेकिन सूचना उसको ऐसी मिली कि यह समाचार पत्र या पत्रिका उच्छृंखल होती जा रही है, लाइन से हटकर जा रही है, तो उसका ध्यान रखते हुए उस सूचना के प्रवाह को प्रतिबंधित करना, जो कि मुक्त सूचना, जो स्वतंत्र सूचना, निष्पक्ष सूचना के मार्ग को बाधित करती है। सत्यम शिवम सुंदरम के जो मूल मंत्र को डिगाने की कोशिश करती है, ऐसी सूचना को प्रतिबंधित भारतीय प्रेस परिषद करने की कोशिश करते हैं। ये उसका जिम्मा है, क्योंकि उसका उद्देश्य भी यही है स्थापना का। जब 1966 में अनुशंसा की गई प्रथम प्रेस आयोग द्वारा, तो उसकी यही अनुशंसा थी कि भारत में प्रेस के स्तर को बनाने के लिए एक ऐसी परिषद की या एक संगठन की आवश्यकता है जो कि इसी कार्य के लिए संगठित की जाए और गठित की जाए। यही उसका प्रथम कार्य भी है दोस्तों। दूसरा कार्य क्या है, उच्च पेशेवर मानकों को सुनिश्चित करने के लिए पत्रकारों के लिए आचार संहिता बनाना। दोस्तों होता क्या है मैं बता दूं, कोड ऑफ कंडक्ट, आचार संहिता। आचार संहिता कोई मानक नहीं है, आचार संहिता के लिए कोई सीमाएं नहीं है, लेकिन जहां पर अधिकारों के हनन की बात आती है वहां पे आचार संहिता बनाने की आवश्यकता पड़ जाती है दोस्तों। और यह आचार संहिता जब पत्रकारिता की बात आती है तो कौन बनाता है, भारतीय प्रेस परिषद को जिम्मा दिया गया है। उसका मेन कार्य है कि वह उन आचार संहिताओं को सूचीबद्ध करे जो कि पत्रकारों द्वारा अनुपालित किया जाए, अनुपालना की जाए कि यदि इन आचार संहिताओं के हटकर हमने काम किया तो हम दंड के या दोष के भागी होंगे या हमें अपराध की श्रेणी में डाल दिया जाएगा। तो उनके लिए क्या करना है, आचार संहिता का नियम निर्माण करके उनका अनुपालना करवाना, चाहे नियम हो चाहे कैसे करवाई जाए, उनका पालन करवाया जाना, ताकि हमारी भारतीय जो प्रेस है उसका मान विश्व के अंदर बनाया रह सके, बनाए रख सके, बना रह सके। दोस्तों निष्पक्ष और निर्भीक पत्रकारिता किसी भी देश की प्रमुख रीढ़ की हड्डी है दोस्तों। यदि प्रेस स्वतंत्र है और प्रेस मानकीय स्तर पर है तो दोस्तों वह देश स्वतः विकास की ओर बढ़ता जाएगा, क्योंकि उसमें कहीं न कहीं योगदान प्रेस का भी है। प्रेस विकास की दिशा में बढ़ाए हुए कदमों को अग्रसर करने की दिशा में एक नवीन प्रयास है दोस्तों। यह भारत जैसे लोकतंत्र में लागू हो सकती है, और लोकतंत्र का मतलब है, जनतंत्र का मतलब है जनता का, जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन, वह है लोकतंत्र। और इसी लोकतंत्र में स्वतंत्र प्रेस उन्मुक्त होकर मुक्त गगन के अंदर स्वच्छंद श्वास ले सकती है दोस्तों। लेकिन इन श्वासों पर जो प्रतिबंध लगाने की कोशिश करते हैं, उन पर प्रतिबंध लगाने की कोशिश कौन करती है, भारतीय प्रेस परिषद करती है दोस्तों। और उसका अलग कार्य क्या है, अगला कार्य है उच्च पेशेवर मानकों को सुनिश्चित करने के लिए समाचार समिति के लिए आचार संहिता बनाना। समाचार समिति में भी तो वही कार्य करते हैं लोग जो यहां करते हैं, तो उनको भी उनके लिए आचार संहिता बनाना, ताकि वो भी एक सुनिश्चित
दिशा के अंदर काम कर सके, और वो भी कोई दिशा भटक कर काम करने की दिशा में सोच भी ना सके। अगला है नए पत्रकारों को प्रशिक्षण प्रदान करना, उनके लिए इंटर्नशिप की व्यवस्था करना, उनके लिए ट्रेनिंग की आवश्यकता को पूरा करना। दोस्तों कई बार क्या होता है, नव उदित पत्रकार आते हैं, उनको प्रशिक्षण का अभाव होता है उनके अंदर, उन्हें पता नहीं है कि मानक क्या है, उन्हें पता नहीं है पत्रकारिता की संहिता क्या है, आचार संहिता क्या है और कोड ऑफ कंडक्ट क्या है भारतीय प्रेस के। तो उनको बताने के लिए भारतीय प्रेस परिषद से अच्छा कोई भी संगठन नहीं है, कोई परिषद नहीं है, क्योंकि वही तो मानक है, वही तो बनाती है आचार संहिता। तो इसलिए इसको एक कार्य दिया गया है, जो नवोदित नव अंकुरित पत्रकार हैं उनके लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था करना, जो प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहता है, जो इंटर्नशिप करना चाहता है, उनके लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता को पूरा करके प्रशिक्षण प्रदान करके और भारतीय प्रेस को एक युवा ऊर्जा से संयुक्त पत्रकार प्रदान करना, ताकि वो सही दिशा में सही मानकों में काम कर सके। अगला है तकनीकी और समाचार संबंधी अनुसंधान को प्रोत्साहित करना। दोस्तों वर्तमान का युग टेक्नोलॉजी का युग है, वर्तमान का युग शोध का युग है, और दोस्तों प्रेस की दुनिया में भी तकनीकी और शोध की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता, और इनको प्रोत्साहित करने का कार्य कौन करती है, हमारी भारतीय प्रेस परिषद करती है। इसको एक महत्वपूर्ण कार्य दिया गया है, समय के साथ चलना, समय के साथ नवीनता और तकनीकी और प्रौद्योगिकी का समावेश करके भारतीय प्रेस परिषद को ऊंचाई तक ले जाना। यह काम कौन करता है, भारतीय प्रेस परिषद करती है। दोस्तों एक काम बता दूं आपको, एक बात बताता हूं, तकनीकी और प्रौद्योगिकी में समावेश करते हुए प्रेस को आगे ले जाना कोई सरल कार्य नहीं है दोस्तों, यह बहुत कठिन कार्य है दोस्तों। इन दोनों में समावेश करके भारतीय प्रेस को एक नई दिशा प्रदान करना, विकास के स्तर पर बढ़ने के लिए एक अलग रास्ता देना, ताकि वो नवीनताओं के समावेश के साथ एक विकास की ओर अग्रसर होकर और एक नई सदी में उदित होता हुआ आसमान अपने नाम कर सके दोस्तों। इसलिए उसका मेन कार्य क्या है, तकनीकी और प्रौद्योगिकी के समावेश के साथ नवीन ऊर्जा प्रदान करना पत्रकारिता। उसके बाद है यह सुनिश्चित करना कि समाचार पत्र स्वतंत्र रूप से संचालित हो रहे हैं। दोस्तों कई बार हुआ है देश के अंदर जब समाचार पत्रों पर अंकुश लगाए गए हैं, सेंसरशिप को कौन भूल पाएगा। दोस्तों आज की जो प्रेस परिषद है वो बहुत ज्यादा सुगठित, सुदृढ़ और सुसंगठित है, क्योंकि उस समय बीज वपन हुआ था इसका कि उसे कुचल दिया गया, दबा दिया गया और दमन कर दिया गया। लेकिन आज की जो प्रेस परिषद है वो उतनी कमजोर नहीं है, उसके पास वो अधिकार, वो शक्तियां हैं जिसका उपयोग करके वो अपने अस्तित्व को बचाने के लिए संघर्ष कर सकती है, कानूनी तौर पर संघर्ष कर सकती है। यह है दोस्तों, तो उसका क्या है, स्वतंत्र पत्रकारिता पर जो भी हमले हो रहे हैं उसको दमित करने की कोशिश की जाती है, उसकी स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना कि स्वतंत्र रूप से पत्रकारिता तो की जा रही है ना, वो किसी के बहकावे में आकर अपना मूल मंत्र जो कि सत्यमेव जयते का है, सत्यम शिवम सुंदरम का है, उससे भटक तो नहीं रही है, उसके ऊपर प्रतिबंधित नियम तो नहीं है, प्रतिबंध तो नहीं लगाए गए हैं। इन सब से बचाने के लिए प्रेस को भारतीय प्रेस परिषद हर पल उनकी सहायता के लिए अग्रसर हो जाती है। उसके अलावा आम जनता के लिए उन अच्छी खबर की गुणवत्ता सुनिश्चित करना। देखिए दोस्तों, नो न्यूज इज गुड न्यूज, इसको सुनिश्चित करता है भारतीय प्रेस परिषद। यदि सूचना या खबर अपनी सुनिश्चितता नहीं तय करती कि यह गलत है या सही है तो देना नहीं है। यदि दी गई और विरोधाभास उत्पन्न हो गया तो नैतिक आचार संहिता को उल्लंघन हो सकता है, आचार संहिता पर क्वेश्चन मार्क उठ सकता है। इसलिए कहा गया है नो न्यूज इज गुड न्यूज। कई बार होता है एक समाचार ऐसा आता है जिसके अंदर विरोधाभास बहुत होते हैं और फर्स्ट लीड न्यूज के रूप में दी जानी होती है, लेकिन उसके बारे में निश्चित स्रोत नहीं मिलते हैं, तो क्या कहा जाता है कि भैया इससे अच्छा तो दिया ही नहीं जाए।
यह प्रेस परिषद का भी नियम है कि खबर मिले लेकिन सही मिले। किसी भी पाठक को सही जानकारी प्राप्त करने का अधिकार है। राइट टू इन्फॉर्म, राइट टू इंफॉर्मेशन, ये जनता का अधिकार है। आरटीआई, इसके बारे में हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे कि आरटीआई क्या है, कब लागू हुआ, इसकी शर्तें क्या और कैसे हम इसके प्रति आवेदन कर सकते हैं, सारी जानकारी प्राप्त करेंगे। लेकिन आरटीआई भारतीय नागरिक का एक अधिकार है जिसके ऊपर उसकी जिंदगी टिकी हुई है दोस्तों, और यही सुनिश्चित करती है भारतीय प्रेस परिषद। देखिए कितना महत्वपूर्ण कार्य करती है भारतीय प्रेस परिषद, कितना महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है उसके ऊपर कि प्रत्येक पाठक को या आम नागरिक को सही खबर मिले, या सुनिश्चित करती है वो कि वो कहीं दिग्भ्रमित तो, दिशा भ्रमित तो नहीं हो रहा है प्रेस की वजह से, पत्रकारिता की वजह से। लेकिन दोस्तों एक चीज और बता दें, जहां भारतीय प्रेस परिषद स्वतंत्रता का बिगुल बजा रही है ना, वही पत्रकारिता स्वतंत्र रूप से कार्य कर पाएगी, यह सुनिश्चित है। अगली बार बात आती है, कार्य तो दे दिए गए लेकिन कार्य कब किए जाएंगे। देखिए एक व्यक्ति को कार्य दे दिया गया, फॉर एग्जांपल बता रहा हूं, एक व्यक्ति को कार्य दिया गया, एक कर्मचारी को काम दिया गया कि तुम मार्केट से ये 5 यूनिट लेके आनी है आपको, इस आइटम की 5 यूनिट लेके आनी, ठीक साहब। उसने ये पूछा, अब देखिए अधिकार और कार्य दोनों का आपको समझ में आ जाएगा। कार्य क्या है, 5 यूनिट खरीद कर लाना है। उसने ये पूछा, मालिक यदि सस्ती हो तो क्या मैं ज्यादा ले आऊं। तो मालिक ने क्या कहा, ये 2 तरह के मालिक होते हैं। एक तो कहता है जितना कहा गया उतना ही काम करो, मतलब अधिकार खत्म, समाप्त, सब कुछ खत्म। समय की बर्बादी हो सकती है, आपका कार्य के प्रति जो कुशलता है वो खत्म हो सकती है, कार्य के प्रति जो मन लगाकर कार्य करने की थी वो नहीं होगा, प्लस समय की बर्बादी, पैसे की बर्बादी, सब कुछ हो सकता है। और एक ने क्या कहा, तुम्हें पैसे दिए हुए हैं, तुम्हें जैसा उचित लगे वो करना। तो उसका हौसला बढ़ता है, उसको लगता है कि मेरे को अधिकार दे दिया गया है, मेरे को कार्य के साथ शक्ति भी प्रदान की गई है। किस तरह की शक्ति, मुझे मेरा निर्णय लेने की शक्ति है, राइट। तो वो क्या करेगा, अधिक कुशलता के साथ कार्य कर पाएगा। तो ये दोस्तों यही सेम चीज जो है भारतीय प्रेस परिषद के साथ है। कार्य सौंप दिए गए लेकिन शक्तियां भी दी गई है उसको। शक्तियां क्या दी गई है उनकी हम बात कर लेते हैं। तो पहली शक्ति क्या दी गई है मैं बात करता हूं, परिषद इसे प्राप्त होने वाली शिकायतों के बारे में पूछताछ कर सकती है। दोस्तों कई बार समाचार पत्रों के बारे में शिकायतें मिलती है प्रेस परिषद को कि यह है जो सूचना है वो गलत प्रकाशित की गई है, क्या यह सूचना सही है या गलत है, या हमें विश्वास नहीं है, या हमारे निजी जीवन पर इसका ये असर हो रहा है। तो उसकी पूछताछ कर सकती है जो संबंधित व्यक्ति है, समाचार पत्र है या समाचार समिति है, उससे पूछताछ करके निर्णय भी ले सकती है। और दंड का प्रावधान है तो सुनवाई भी कर सकती है, सजा सुना सकती है, हालांकि दंड देने का अधिकार नहीं है। अगला है, यह गवाहों को बुला सकती है। यदि ऐसी स्थिति आती है कि भैया यह है मतलब शिकायत है और इसके लिए गवाह बुलाए जाए तो वो बुला सकती है, तथा सार्वजनिक रिकॉर्ड की प्रतियां मंगवाई जा सकती है। यदि किसी ने यह कहा कि मैंने इस जगह यह चीज पढ़ी है, तो पहले तो उस पाठक के द्वारा मंगाई जाएगी, फिर यदि किसी पत्रकार ने यह कहा गवाह ने कि भैया ये मेरे स्रोत हैं, मैंने स्रोत से, तो उन स्रोत को भी मंगवा सकती है, रिकॉर्ड को मंगा सकती है कि तुमने कहां से यह सूचना प्राप्त की। यह शक्ति भी किसके पास है, भारतीय प्रेस परिषद के पास है। अगला क्या है, यह चेतावनी जारी कर सकती है कि दोषियों की आलोचना कर सकती है, चाहे वह पत्रकार, समाचार पत्र एजेंसी या संपादक क्यों ना हो। प्रेस के किसी भी व्यक्ति पर वह दोषियों के प्रति कार्यवाही की अनुशंसा कर सकती है और आलोचना भी कर सकती है। आलोचना करने का अधिकार है। और मैं बता दूं एक चीज, परिषद द्वारा लिए गए निर्णय जो है उनके ऊपर वह अंतिम निर्णय होगा और किसी न्यायालय में अपील नहीं की जा सकती। क्यों नहीं की जा सकती पता है क्या आपको? क्योंकि वहां पे कुछ सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पहले ही है, चाहे वो सेवानिवृत्ति क्यों ना हो। उनका अध्यक्ष कौन है?
कौन है उनका अध्यक्ष? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो सेवानिवृत्त है। तो वो तो जरूरत ही क्या है, जब उन्होंने निर्णय सुना दिया तो उसकी सुनवाई करने का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता। तो ये है मेन शक्तियां जो उसको प्रदान की गई है कार्य को करने के लिए। कार्य तभी सही ढंग से होते हैं जब उसकी शक्तियां या अधिकार प्रदान किए गए। लेकिन अगला एक और है, कोई भी संपादक या पत्रकार किसी संपादक या पत्रकार द्वारा पेशेवर कदाचार या पत्रकारिता की नैतिकता के उल्लंघन के बारे में परिषद से शिकायत कर सकता है। उसकी शिकायत सुनने का की शक्ति या अधिकार भी इसके पास ही है। दोस्तों, कोई भी पत्रकार जिसके ऊपर की शोषण किया जा रहा हो समाचार पत्र के ग्रुप में या समाचार समिति द्वारा या संपादक द्वारा या उसके मालिक द्वारा, तो वो क्या कर सकता है, वो अपनी शिकायत यहां दर्ज करवा सकता है भारतीय प्रेस परिषद में। और प्रेस परिषद क्या करेगी? प्रेस परिषद उनकी जांच करेगी, किसकी? शिकायतों की। और यदि जरूरत हुई तो दंड का प्रावधान, सुनवाई करेगी, आलोचना करेगी, लेकिन दंड का प्रावधान उसके पास नहीं है। और यह केवल उनकी आलोचना कर सकती है, उनको बुलाकर गवाह के रूप में उनसे पूछताछ कर सकती है और उनकी निंदा कर सकती है, सार्वजनिक निंदा कर सकती है। राइट? अब ये शक्तियां तो मिल गई, कार्य भी दे दिए गए, शक्तियां भी दे दी गई, लेकिन एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। जहां शक्तियां आई वहां सीमाएं भी तय हो जाती है। क्या सीमाएं होती है जिसकी वजह से यह सही ढंग से कार्य नहीं कर पाती? और इन सीमाओं को हटाने का कई बार आश्वासन दिया गया है। किसके द्वारा? भारतीय सूचना व प्रसारण मंत्रालय द्वारा, कि हम ये हटा देंगे आपकी जो कि सीमाएं हैं। वो अब मैं सीमाएं बता देता हूं। दो मुख्य कारक जो परिषद की शक्तियों को बाधित करते हैं, शक्तियों के साथ सीमाएं आना या उनमें कमी का प्रावधान कर देना, यह है। पहला, प्रेस की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए निर्धारित दिशा निर्देशों को लागू करते हुए इसमें आवेदन से सुनिश्चित करने के लिए सीमित शक्तियां हैं। आवेदन तो कर सकते हैं, लेकिन उनमें भूल, सुधार या त्रुटियों का अधिकार उसे नहीं, केवल आवेदन ले सकते हैं। दूसरा है, यह दिशा निर्देशों के उल्लंघन पर किसी को दंडित नहीं कर सकती। मैंने क्या कहा? आलोचना कर सकती है, नैतिक संहिताओं के लिए डांट पिला सकती है, लेकिन दंड संहिता लागू करने का, दंड देने का प्रावधान इसके पास नहीं है। वहां उस जगह इसके हाथ काट दिए गए कि यह दंड नहीं दे सकती, सुनवाई कर सकती है, आलोचना कर सकती है, निंदा प्रस्ताव ला सकती है, लेकिन दंड नहीं दे सकती। ठीक है? उसके बाद है, उसके पास केवल प्रिंट मीडिया पर मानकों को लागू करने का अधिकार है, डिजिटल या अन्य मीडिया पर नहीं। इसकी शक्तियां कहां तक सीमित है? केवल प्रिंट मीडिया, जो प्रिंट पत्रकारिता है उस तक ही सीमित है। समाचार समिति, समाचार पत्र बस, या मैगजीन बस, यहीं तक सीमित है। जब डिजिटल या न्यू मीडिया या प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात आती है तो वहां पे इसकी शक्तियां गौण हो जाती है, क्षीण हो जाती है, या इसकी शक्तियां कुंद हो जाती है। दोस्तों, इसके अलावा हालिया एक न्यूज आई है, मैं बता देता हूं क्या है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सूचना प्रौद्योगिकी, मध्यवर्ती और डिजिटल मीडिया आचार संहिता के लिए दिशा निर्देश नियम जारी किए गए जो 2021 में किए गए। राइट? उनके तहत, जिन्हें आमतौर पर नए डिजिटल मीडिया नियम भी कहा जाता है। यह नियम डिजिटल समाचार, ऑनलाइन पत्रकारिता के प्रकाशकों पर विशिष्ट जिम्मेदारियां सुनिश्चित करते हैं। और वो जिम्मेदारियां वही होगी जो पीसीआई द्वारा प्रिंट मीडिया या प्रिंट पत्रकारिता पर लागू की गई है। वही आचार संहिता इन पर लागू होगी जो कि डिजिटल मीडिया पर और न्यू मीडिया पर या ऑनलाइन प्रकाशकों पर वही नियम, कानून, कायदे लागू होंगे, आचार संहिता लागू होगी जो कि प्रिंट मीडिया पर है। प्रिंट मीडिया ने जो काम किए हैं या जो अनुशंसाएं की गई है उनके बारे में, या जो आचार संहिता उनके लिए तय की गई, नियम, कानून, कायदे तय किए गए, सीमाएं तय की गई है प्रेस परिषद द्वारा, वही उन पर लागू हो जाएगी, सेम टू सेम। तो यह नियम, यह एक नई जानकारी भी है। कब हुआ? 2021 में हुआ। लेकिन कुछ जानकारियां हमें जानना है कि कौन कौन सी है जो कि समाचार के इससे संबंधित है, जो ये है ना कानून का या जो भी है इसका, कि कौन कौन सी वो चीजें हैं
जिसके बारे में हमें नई जानकारियां या वस्तुनिष्ठ प्रश्न कौन से हैं जिसके बारे में हमको पूछा जा सकता है कि इससे संबंधित क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये क्वेश्चन मैं बता दूं महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से, चाहे वो पीआरओ का हो, चाहे एनटीए नेट हो, चाहे बीजीएमसी एमजीएमसी का हो, हर जगह है। क्योंकि अब तो आपको सेमेस्टर प्रणाली हो गई है, एनईपी 2020 के तहत हर कोर्स सेमेस्टर प्रणाली में हो गया, तो वहां पे आपके वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन भी एमसीक्यू भी पूछे जाएंगे और प्रेस परिषद, भारतीय प्रेस परिषद से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न कुछ इस तरह से हो सकते हैं जो कि ये हैं। देखिए पहला क्वेश्चन तो यही है कि पहली बार प्रेस परिषद का गठन कहां किया गया? 1916 में। कहां किया गया? स्वीडन में किया गया, राइट। और ये स्वायत्तशासी या समाज सेवी संस्था के रूप में कार्य करती है। उसके बाद दूसरा कौन सा है क्वेश्चन? भारत में सबसे पहले कब हुआ? 4 जनवरी 1966। इसमें तारीख भी याद रखनी है क्योंकि पहली बार ये गठित हुई ठीक है, गठित हुई, लेकिन किसकी अनुशंसा पर हुई? समिति का नाम दे देंगे, लेकिन समिति नहीं, वह प्रथम प्रेस आयोग था जिसकी अनुशंसा पर की गई, ताकि हमारी प्रेस है, हमारी पत्रकारिता वो निश्चित होकर काम कर सके। उसके लिए नियम कानून कायदे बनाने के लिए किसको सुनिश्चित करने की बात की गई? एक परिषद, प्रेस परिषद को स्थापित करने की कोशिश की गई। उसकी पुनः स्थापना कब की गई? भारतीय प्रेस अधिनियम 1978 के तहत 1979 में की गई। लेकिन पुनर्स्थापना की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि इसे भंग कर दिया गया 1 जनवरी 1976 को। किसके तहत? आंतरिक आपातकाल के तहत। उस टाइम प्रधानमंत्री कौन थी? श्रीमती इंदिरा गांधी। ये तो सवाल हो गए मेन। अब आते हैं फर्स्ट अध्यक्ष कौन रहे इसके? जब 1966 में इसका गठन हुआ तो अध्यक्ष कौन थे? तो न्यायमूर्ति श्री जे.आर. मुधोलकर पहले अध्यक्ष थे, चेयरमैन थे इसके। उसके बाद चर्चित कार्यकाल किसका रहा? जिनके कार्यकाल में कई तरह की चर्चाएं हुई और उन्होंने प्रेस परिषद के द्वारा प्रेस या पत्रकारिता, भारतीय पत्रकारिता के क्षेत्र में कुछ उल्लेखनीय निर्णय लिए। वो थे न्यायमूर्ति मार्कंडेय काटजू। उन्होंने पेड पत्रकारिता के बारे में, पेड न्यूज के बारे में बहुत सी बातें कही, उनके लिए कानून कायदे बनाए और पेड न्यूज को परिभाषित भी करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि पेड न्यूज वह न्यूज है जो कि पाठकों के हित के लिए नहीं है। पेड न्यूज खाली एक प्रोफेशन है या पत्रकारिता नहीं है, इसलिए पत्रकारों को इससे दूर रहना चाहिए और पत्रकारिता को भी। सही है। उसके बाद है वर्तमान अध्यक्ष कौन है इसके वर्तमान अध्यक्ष मैं बता देता हूं, माननीय श्रीमती रंजना प्रकाश देसाई है और उनका कार्यकाल कहां से स्टार्ट हो जाता है? 17 जून 2022 से अभी भी वही कार्यरत हैं इस चेयर पर या इस कुर्सी पर या इस पद पर। तो दोस्तों ये थे कुछ एमसीक्यूज, लेकिन और भी कई एमसीक्यूज है। जैसे सर्वप्रथम भारतीय प्रेस परिषद की स्थापना 4 जुलाई 1966 को। ठीक है, आपको कई एमसीक्यू दिए जाएंगे, कई आपको ऑप्शन दिए जाएंगे, उनमें से आपको सही का चयन करना है। उसके बाद बात आती है पुनर्स्थापना 1979, और वह कौन सा भारतीय प्रेस परिषद अधिनियम था जिसके तहत पुनर्स्थापना की गई? वह था भारतीय प्रेस परिषद अधिनियम 1978। ठीक है, उसके बाद स्थापना किसकी अनुशंसा पर की गई? प्रथम प्रेस आयोग की अनुशंसा पर की गई। उसके बाद आता है प्रथम अध्यक्ष न्यायमूर्ति जे.आर. मुधोलकर। उसके बाद आता है चर्चित कार्यकाल न्यायमूर्ति मार्कंडेय काटजू का। उसके बाद भारत में प्रेस कानूनों को लागू कौन करता है? भारतीय प्रेस परिषद करती है। उसके बाद बात आती है भारतीय प्रेस दिवस 2024 की थीम क्या थी? दोस्तों ये पूछ लिया जाता है क्योंकि यह किसके द्वारा मनाया जाता है या किसके द्वारा इसकी घोषणा की जाती है? भारतीय प्रेस परिषद द्वारा। ठीक है, उसको यह अधिकार दिया गया कि वही इसको घोषित करे। और ये इसकी थीम है ए प्रेस फॉर द प्लैनेट, ए प्रेस फॉर द प्लैनेट, जर्नलिज्म इन द फेस ऑफ द एनवायरमेंटल क्राइसिस। ये 2024 की थीम है, 2024 का जो है ना। और यह जानकारी आपको सबसे पहले परम क्लासेस से मिल रही है दोस्तों। यदि किसी वीडियो में ऑनलाइन चैनल में आपको मिल जाए तो ये दावा है दोस्तों। अब मैं कुछ ही 2-3 क्वेश्चनों की और बात करता हूं।
भारतीय प्रेस परिषद 2023 की थीम क्या थी? वो थीम थी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के युग में पत्रकारिता, एआई के युग में पत्रकारिता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के युग में पत्रकारिता का क्या मानक है, क्या उनकी स्थिति है, क्या उनकी स्वतंत्रता है, क्या उनके कार्य हैं। उसके बाद बात आती है भारत में राष्ट्रीय प्रेस परिषद किसकी निगरानी में बनाया जाता है, उसकी निगरानी कौन करता है, उसके लिए पूर्णतया कौन जिम्मेदार है? भारतीय प्रेस परिषद। तो दोस्तों आज की क्लास में आपने जाना कि भारतीय प्रेस परिषद क्या है, या इसका गठन कैसे किया जाता है, इसकी स्थापना क्या है, इसके कार्य क्या है, इसकी शक्तियां क्या है, इसके उद्देश्य क्या है, इसकी स्थापना कब हुई, पुनः स्थापना कब हुई, और इससे संबंधित एमसीक्यूज क्या है, और नई सूचना क्या है, इसका अध्यक्ष कौन है, और वर्तमान अध्यक्ष कौन है, पहले का अध्यक्ष कौन है, इसका संगठन क्या है। ये जानकारी हमने पूरी प्राप्त तो कर ली और मैंने बता भी दी, लेकिन आपको कैसे पता लगेगी? आपको बेल आइकन दबाना होगा, पूरा वीडियो देखना होगा, क्योंकि वीडियो के अंत में सबकी पीपीटी दी जाएगी आपको, ताकि आप पेन एंड कॉपी के अंदर उसे अंकित कर सकें, उसके नोट्स बना सकें। लेकिन आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा उसके लिए। तो दोस्तों बेल आइकन को दबाइए, सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए परम क्लास चैनल। कल मिलते हैं इसी समय इसी चैनल पर। धन्यवाद।